पहले जिस तरीके से कैंसिल होते थे आपके दिन के टाइम के यूनिट रात के टाइम के साथ, इस तरह नहीं होंगे। पीक यूनिट्स जो है ना उनको शायद वो ख़त्म करके वो टोटल जो है ना ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जाएंगे। ये 5 किलोवाट की जो बैटरी है, इसमें एक सेल जो है ना वो 100 एम्पेयर का है, और जो 14.5 किलोवाट की बैटरी उसमें 280 एम्पेयर का सेल है। जब हमारा सोलर लगा हुआ था, बैटरी नहीं लगवाई हुई थी, तो ट्रांसफार्मर जलता था, बिजली चली जाती थी, नेट बंद हो जाता था, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें बंद हो जाती थी। हमने अपनी बैटरी इंस्टॉल करवाई सोलर के ऊपर। अभी हमारी बिजली सारा दिन रहती है, लेकिन पिछले 2 महीने से ये चल रहा है, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, हमारी PTCL की जो एक्सचेंज है उसकी बैटरियाँ, कोई बैटरी नहीं लगाई हुई। लाइट जाती है तो उसकी बैटरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और नेट हमारा बंद पड़ा हुआ है। ये आधे घंटे के बाद स्टेबलाइज हो जाते हैं। मोस्टली जो है ना जितने भी AC हैं ये 3-4 एम्पेयर पे आ जाते हैं। अच्छा भाईजान, मैंने कल वीडियो बनाई थी एक, उसमें कि जो है ना आपने क्या करना है, पावर ब्रिक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और AC का वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बताया था कि कैसे काम करता है। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि आपने गलत बताया। तो सबसे पहले मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाके ChatGPT से, गूगल से, या किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट पे जहाँ पे आप DC इन्वर्टर AC हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल जान लें। आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों की रहनुमाई के लिए दोबारा बता देता हूँ कि जो जितने भी DC इन्वर्टर AC है ना, जितने हीट एंड कूल मोड में जाते हैं, जितने भी AC हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा ही होता है कि कंप्रेसर के अंदर जो कूलेंट होता है ना उसका फ्लो रिवर्स करते हैं। जब आपने कमरे के अंदर हीट देनी होती है तब भी उसका फ्लो जो है ना, जो कंप्रेसर यानी कि कंडेंसर वाली साइड और जो हमारा वेपोरेटर वाली साइड, उसकी अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन। जो ही आपने जब आपने कमरे से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है या कमरे में हीट इंजेक्ट करनी है तो उसका जो फ्लो है ना, फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, वो आप सर्च कर लें कि वो कंप्रेसर जो है ना, जो कूलेंट होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि उसको कंप्रेस करके जब छोड़ता है ना, तो उसकी जो एक्सपेंशन से कूलिंग टेक प्लेस होती है। ठीक है, वो कूलिंग जो टेक प्लेस होती है वो गर्मियों के अंदर जो है ना वो उसके इंडोर के अंदर होती है, लेकिन सर्दियों के अंदर वो उसके आउटडोर के अंदर होती है। वो अपोजिट रिवर्स फ्लो होता है, उसमें जो नॉन रिटर्न NRV वॉल लगा होता है, जो इसका फ्लो डायरेक्शन जो है ना इसकी चेंज कर देता है। जो उसके अंदर जो कूलेंट है उसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होती है। यही वर्किंग प्रिंसिपल है। और लेटेस्ट जितने मॉडल हैं सबके अंदर, पुराने दौर में हीटर लगा होता था, उन साहब का कमेंट था कि इनके अंदर जो है ना वो कूलेंट को कंप्रेसर के अंदर कर लेता है, और हीटरिंग के एलिमेंट लगे होते हैं वो चलते हैं फैन के साथ, वो चलते भाई ऐसा नहीं होता। आप थोड़ी पढ़ के आया करें। दूसरी बात, कुछ लोग पूछ रहे थे कि AC जो है ना ये कितने एम्पियर या कितने वाट लेता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है ना वो बताना बहुत डिफिकल्ट है, कि एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते, या स्पेसिफिक जो है ना किलोवाट नहीं बता सकते कितना लेता है। डिपेंड करता है, अगर आपका बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और आपने उस वक्त कमरे को ठंडा रखना है, उस वक्त स्टार्टिंग एम्पेयर जो है ना उसके 1 पॉइंट, यानी कि वो आप कह लें कि 1800 से 2000 किलोवाट तक, 2 किलोवाट यानी कि स्टार्टिंग एम्पेयर उसका होगा, जो पावर होगी। और अगर आपने वही AC जो है नॉर्मल 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर है, फिर आपने करना है तो उस वक्त डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होते हैं, और ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये आधे घंटे के बाद स्टेबलाइज हो जाते हैं। मोस्टली जो है ना जितने भी AC हैं ये 3-4 एम्पेयर पे आ जाते हैं, यानी कि रात को जो है ना 3 एम्पेयर पे, 3.5-4 एम्पेयर पे आ जाते हैं स्टेबल। अगर 3-4 घंटे AC कंटिन्यूस चलता रहे 26 डिग्री पे तो वो स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद एम्पेयर उसके, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 10 या 12 एम्पेयर स्टार्टिंग का ले रहा था तो वो कम हो गए 3-4 एम्पेयर पे आ जाते हैं। सारे लेटेस्ट जितने भी DC इन्वर्टर AC हैं ऐसे ही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक जो है ना किसी भी AC का ये नहीं हम बता सकते कि वो कितना ले रहा है। वो डिपेंड करता है, आपने उसको 16 पे रख के चलाया हुआ तो सारा दिन चलेगा और उसके एम्पेयर जो है ना कांस्टेंट रखेंगे। अगर आपने 26 पे रख के चलाया हुआ तो वो ट्रिप करेगा, एम्पेयर रिड्यूस भी करेगा और कंजप्शन कम ज़्यादा भी होगी। बाकी जो है ना वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा जैसा ही है। और मैंने जिस पावर ब्रेक की बात की है वो 14.5 किलोवाट की वो बैटरी है, जिसके अंदर डाइनस की बैटरी है सिर्फ। अभी तक जो मैंने देखी है, जो ट्रस्टेड है, अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है और धड़ाधड़ इंस्टॉल हो रही है इस वक्त। वो हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि अब, पहले हमारे एरिया के अंदर ये था कि जब हमारा सोलर लगा हुआ था, बैटरी नहीं लगवाई हुई थी, तो ट्रांसफार्मर जलता था, बिजली चली जाती थी, नेट बंद हो जाता था, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें बंद हो जाती थी। हमने कोशिश करके, मेहनत करके अपनी बैटरी इंस्टॉल करवाई सोलर के ऊपर। अभी हमारी बिजली सारा दिन रहती है, लेकिन उसकी अभी सिचुएशन ये हो गई है
आज रूटीन की मेंटेनेंस की वजह से उन्होंने पावर सप्लाई बंद करनी थी, 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है हर जगह पे। तो हमें पता था, लेकिन पिछले 2 महीने से ये चल रहा है, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। हमारी PTCL की जो एक्सचेंज है उसकी बैटरियाँ, कोई बैटरी नहीं लगाई हुई, लाइट जाती है तो उसकी बैटरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और नेट हमारा बंद पड़ा हुआ है। देखें जी, नेट क्या बंदा करे इधर के। हमने अपनी लाइट लगाई है, हमने अपनी बैटरियां लगाई हैं, हमने अपना सोलर लगाया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। PTCL बेची हुई है, और बेच के पार्टनरशिप जिन लोगों के साथ, उनको कुछ भी नहीं कह सकती। और नुकसान ये है कि अब सारा दिन हमारी लाइट तो रहेगी, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा जब तक PTCL के अंदर जो है ना वो नहीं आ जाती, बिजली दोबारा नहीं आ जाती। और 5 बजे तक हमारा इंटरनेट की लोड शेडिंग है। ये है इस मुल्क का हाल, ये है इस मुल्क का अलमिया। यहाँ पे लीड क्लास को पता ही नहीं है, हमारी रूलिंग क्लास को पता ही नहीं है कि एक आम आदमी के दुख क्या हैं यहाँ पे। अब शाम 5 बजे तक इंटरनेट नहीं होगा। और आप बिलीव करें, हमारे जोंग, जैज़, जितने भी मोबाइल प्रोवाइडर हैं, वो उनका भी ऐसा ही हाल है। जो ही लाइट जाती है एक्सचेंज के अंदर, उनके भी कोई सिग्नल या तो इतने लो हो जाते हैं, या उनकी क्वालिटी इतनी डाउन हो जाती है कि कॉल तक अटेंड नहीं होती। एक अमूमी रवैया जो हमारे माशरे का है ना, कि मैंने लास्ट वीडियो में लगाया था कि बैटरी मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं था कि जो है ना मेरे को बैटरी सेल करने के लिए मैंने लगाई है, या मैंने बात की है कि मैंने बैटरी सेल करनी है या कुछ करना है। लेकिन हमारी अमूमी जो है ना माइंडसेट हमारा देख लें कि मुझे वहाँ पे रेट लगाने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है 50,000 रुपये लें बैटरी हमें दे दें, कोई कहता लाख रुपये लें बैटरी हमें दे दें। बेसिकली एज ए नेशन हम अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। जहाँ कहीं भी दिहाड़ी लगेगी ना, हम लोग तो लगाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसमें किसी का फ़ायदा हो नुकसान हो। हम लोग रियलिस्टिक जो है ना लोग नहीं हैं, हकीकत में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। जब ईद आएगी, शब बारात आएगी, कोई ऐसी त्यौहार आएगा, उसमें दिहाड़ी लगाएंगे ये लोग। और दिहाड़ी भी ऐसी लगाएंगे, खांचा मारेंगे, 200 रुपये वाली चीज़ जो है ना 2,000 की बेच देंगे। और 2,000 इवन 200 रुपये वाली चीज़ 20,000 की भी बेच देंगे अगर उनका बस चले तो ऐसे ही है, ये हमारे माइंड सेट है जनरल, जिसकी वजह से जो है ना हमारे ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत हैं। जो हुक्मरान हैं हमारे, वो भी फिर खांचे मारते हैं। उनकी शुगर मिलें हैं, उनकी IPPs हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो ऐसे ही खांचे मारते रहते हैं। बाकी मैंने ये बात नहीं बिल्कुल भी की थी कि मैंने वो बेचनी है। मैंने उसका जो है बहुत सारे लोगों ने गलत मतलब लिया था कि मैं शायद क्या, बेसिकली मेरा ये मकसद था कि मैं 5 किलोवाट की जो बैटरी मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है, उसके साथ जो है ना 15 किलोवाट की डाइनस की ही एक पावर ब्रेक आता है उसको इंस्टॉल करूँगा साथ, और दोनों पैरेलल में इंस्टॉल होकर 20 किलोवाट मुझे पावर देंगे। और 20 किलोवाट से जो है ना मेरा 2 AC मेरे चल जाएंगे। मैंने वो बात की थी, लेकिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी नहीं है। वो कहते 15 किलोवाट था, वो तो 80% पे 11 किलोवाट होगी, 10 किलोवाट। खैर अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तो वो पहली बात तो वो उसके साथ इंस्टॉल नहीं हो सकती। और दूसरी कॉस्ट जो मैंने बताई थी, वो अगर मैं 3 बैटरियाँ और लगाता हूँ इसके साथ, फिर 20 किलोवाट बनती है। और 3 बैटरियाँ और जो है ना ऑलमोस्ट 6 लाख की, और 6 लाख की और इन्वेस्टमेंट है, प्लस 2.5 लाख की पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये 8.5-9 लाख की मुझे जो है ना 20 किलोवाट मिल रही थी। उसके बजाय अगर मैं एक पावर ब्रेक लेता हूँ तो 5,590 की है वो, सॉरी 490 की है वो पावर ब्रेक। 4,90,000 में या 5 लाख में भी अगर आपको मिल जाती हैं 15 किलोवाट, तो मेरे ख्याल में वो कंपेटेबल और इकनॉमिकल भी है वो, अगर आप लगा लेते हैं तो। वो मैंने बात की थी, उसकी रीज़न ये उन्होंने बताई है डाइनस वालों ने, कि क्योंकि ये 5 किलोवाट की जो बैटरी है, इसमें एक सेल जो है ना वो 100 एम्पेयर का है, और जो 14.5 किलोवाट की बैटरी, उसमें 280 एम्पेयर का सेल है। तो इसलिए जो है ना इनकी मैच नहीं करते स्पेसिफिकेशन, तो BMS के साथ कम्युनिकेशन का इशू होगा। इशू आपको पता ही है कि क्या होगा, कि जब डिस्चार्ज होगी और जो है ना चार्ज और डिस्चार्ज के वक्त जो है ना वो चार्ज कैसे करेगा, क्योंकि इन्वर्टर ने तो एक फ्रीक्वेंसी पे उसको चार्ज करना है। वो तो एक 100 एम्पेयर की, एक 280 एम्पेयर की है, तो BMS कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने बस बार्स लगा के, लेकिन वो मॉडिफिकेशन है, वो फिर वारंटी वाइड हो जाती है अगर मॉडिफिकेशन करेंगे हम। बहरहाल वो नहीं लग सकती थी, उसका पॉसिबल सोल्यूशन जो है ना वो भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी भाई साहब, नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का जो फ़र्क है ना, वो आप लोगों को अभी तक शायद समझ नहीं आया। कुछ लोग कह रहे थे कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ एज इट इज़ ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो, इनके मीटर डिज़ाइन ही नहीं है इस चीज़ पे कि वो पुराने के साथ रेट डिफरेंट रखें, नए के साथ रेट डिफरेंट रखें। आपको जो बिल है ना वो आएगा, पहले जिस तरीके से कैंसिल होते थे आपके दिन के टाइम के यूनिट, रात के टाइम के साथ इस तरह नहीं होंगे। पीक यूनिट्स जो है ना उनको शायद वो ख़त्म करके वो टोटल जो है ना ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जाएंगे, कि आप जो देंगे यूनिट्स और जो लेंगे यूनिट, उनमें जो है ना वो बिल जो है ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 यूनिट उनको बेच रहा हूँ तो 11 रुपये के हिसाब से वो 100 यूनिट 1100 के बनेंगे। और अगर मैं ले रहा हूँ 100 यूनिट तो आपको 50 या 60 रुपये के हिसाब से 5-6 हज़ार के बनेंगे। तो ये डिफरेंस आएगा, इस तरीके से ये डिफरेंस आना ही आना है। उसमें ये नहीं है कि
वो जो है ना वो हमें वो न्यूट्रलाइज करके उसके बाद का रेट लगाएंगे। न्यूट्रलाइज कर लिए तो फिर तो काम खत्म हमारा हो गया, फिर तो वो बात तो उधर ही आ गई। हम तो इतने एक्स्ट्रा यूनिट हमारे पड़े हुए हैं या उनके पास चले जाएंगे कि वो उनको बिल यानी कि जो है ना बिल का चांस ही नहीं है। ये बात ऐसे नहीं होगी, नए पुराने का कोई सिस्टम नहीं है, ये इम्प्लीमेंट सबके लिए होगा। और इसमें जो है ना जस्ट ये रेट का फ़र्क है कि जो नए बिल्कुल लेटेस्ट जो जिनके मीटर्स लग रही हैं उनको 11 रुपये का यूनिट देंगे, गवर्नमेंट देगी। यानी कि और जो हमारे पुराने हैं उनके साथ हो सकता है वो 25 या 26 वाला जो रेट पुराना है उसी के तहत ही वो काम चलता रहे। उनके साथ नया लेटेस्ट रेट नहीं होगा, लेकिन यूनिट के बदले यूनिट वाला काम ख़त्म होने वाला है। ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। उसका एक ही है कि आप अपना पावर बैंक घर के अंदर पावर बैंक बनाएं। तो अभी जो जनवरी का बिल है वो भी आ चुका है, उसके अंदर भी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कि इन्होंने जनवरी का बिल जो है ना वो नेट बिलिंग के हिसाब से दिया है या नेट मीटरिंग के हिसाब से दिया है। सारा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो बिल है हमारा पहला जनवरी 2026 का बिल आ चुका है। और जनवरी 2026 के बिल के अंदर जो है ना आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कि किस तरीके का बिल आया। ये जनवरी 2026 का बिल हमारे पास सामने आ चुका है। ये 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है इसको जो है ना पे करने के लिए। 10 जनवरी को रीडिंग हुई है और 12 जनवरी को इशू हुआ है। ये बिल हमारे तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि अपलोड नहीं करते ये लोग। लेकिन अपलोड होने के बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, इसमें टोटल जो है ना 270 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए हैं और 88 यूनिट जो है ना हमने इम्पोर्ट किए हैं। और पीक टाइम के अंदर 16 यूनिट हमने इम्पोर्ट किए हैं और 3.2 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं। तो नेट जो है ना ये 182 माइनस है और 16 जो है ना आपके इंपोर्ट जो पीक टाइम का वो वैसे का वैसा ही है। 182 यूनिट हमारे जो है ना अभी गवर्नमेंट की तरफ पेंडिंग है और ये 182 जो है ना रिमेनिंग आ रहा है 1333। ये अभी सर्कल इसका चल रहा है, इसका जो है ना कोई बिल नहीं आया अभी। 1000 जो एज इट इज़ हमारा टैक्स आता है और 180 जीएसटी आता है वही आया हमारे पास। उसके अलावा कोई भी इसके ऊपर एडिशनल कोई चार्जेस या ऐसा बिल के अंदर कैलकुलेशन हो सकता है कि वो तीसरा महीना जो है तीसरा यानी कि 133 आया ना 233 फिर 333 वो जब आएगा तो उस वक्त हो सकता है कि वो तीसरे जो यानी कि एक क्वार्टर के अंदर सारा कुछ ये मेंटेन होता है ना तो उसके अंदर शायद हो जाए। तो हमारा 199 टू 65 क्रेडिट था 1180, उसमें से निकल के 198,085 क्रेडिट हमारा रह गया। हो सकता है कि जो तीसरा जो आएगा उसके अंदर किस तरीके से ये कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट है जिसकी वजह से करके जो है ना बिल्कुल भी हमें बिल नहीं आया इस महीने भी, एज इट इज़ ही रहा है ये। बल्कि आप देख सकते हैं कि पूरे साल का जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई बिल नहीं आया। लेकिन ये ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है। अभी जो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स आ रहे हैं उसके अंदर ये जो कुछ होने वाला है ना ये आप देखेंगे क्या होने वाला है बिजली के बिलों के अंदर। बेसिकली लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें लोग समझे थे कि शायद पुराने जो कस्टमर हैं उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन पुराने कस्टमर नए कस्टमर सबको रगड़ा लगने वाला है। और जो बिल है ना वो नेट बिलिंग के थ्रू या ग्रॉस मीटरिंग के थ्रू ही आएगा। उसमें पहले जिस तरह हम करते थे कि जो यूनिट हम दिन को देते थे पीक टाइम के अलावा सारे यूनिट जो है ना एडजस्ट हो जाते थे और पीक टाइम का सिर्फ बिल आता था जो कि कैलकुलेट हो के हमें आ जाता था। लेकिन अभी इस दफ़ा ऐसा नहीं होने वाला। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गलत भी हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, अभी तक जो ना इम्प्लीमेंट 100% ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये सुना है कि गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूव हो चुका है। उसमें होगा यही कि पहले जिस तरह कैलकुलेट होते थे यूनिट के दिन वाले रात के अंदर एडजस्ट हो जाते थे, इस दफ़ा नहीं होगा। दिन के अलहदा जो यूनिट जाएंगे और रात के टाइम जो अलहदा यूनिट जो आएंगे ना, जितने भी यूनिट आप उधर से लेंगे वो कैसे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जो इम्पोर्ट के आपके जितने भी होंगे पीक के और नॉन पीक के यूनिट्स होंगे ना उनको एक सर्टन रेट दिया जाएगा। और जो आपके अपलोडिंग के हैं यानी कि आपने जो एक्सपोर्ट किए हैं गवर्नमेंट को उनका एक अलहदा रेट होगा। वो उनकी कैलकुलेशन उनके पास आती है, मीटर में सारी रीडिंग्स आती हैं, आपको पता है। पीक कैलकुलेशन का मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा सीन, ये पीक कैलकुलेशन नहीं होगी। अभी पूरे की पूरी ग्रॉस मीटरिंग होगी, यानी कि आपके जितने यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं और जितने एक्सपोर्ट किए हैं इन दोनों का जो ना डिफरेंट रेट लगा के गवर्नमेंट आपसे बिल चार्ज करेगी। ये होने वाला है। तो इसका एक ही है कि अभी इसके साथ मेरा तो एक और भी प्लान था। अभी इंशाल्लाह जब मैं अभी तो मेरे पास घर में गुंजाइश नहीं है दूसरी गाड़ी खड़े करने की, लेकिन मेरा प्लान है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, आपको पता ही है कि जिसमें 25 या 30 किलोवाट की या 40 किलोवाट की बैटरी जिसमें इंस्टॉल होगी। दूसरा प्लान मेरा वो भी है कि वो जब ऐसी बैटरी अगर आप चार्ज करेंगे ना सारा दिन वो गाड़ी चार्ज होगी, रात को आपकी चार्ज होगी। अगर दिन में लोड शेडिंग होती है तो वो बैक सप्लाई भी आपको एज ए पावर बैंक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को भी मैं देख रहा हूँ। ये गाड़ी अगर मैं बेचता हूँ या कुछ करता हूँ, बेचने के बाद जो है ना वो गाड़ी मेरा प्लान है इंशाल्लाह लेने का। लेकिन इस घर में अगर तो ये गाड़ी मैं बेच दी फिर तो शायद मैं ले लूँ अभी।
वो गाड़ी उसका फ़ायदा मुझे सबसे ज़्यादा ये होगा कि वो मैं चार्ज करूँगा सारा दिन, और मुझे अगर गर्मी में बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बैकअप गर्मी में बैटरी एडिशनल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो 6-7 लाख 8 लाख जो है एक्स्ट्रा मैंने पावर बैंक के ऊपर लगाना है, वही गाड़ी के अंदर जो बैटरी है ना उसको आप दोबारा यूटिलाइज़ कर लेंगे। उसमें 25-30 किलोवाट की बैटरी होती है और इतना लोड रात को आराम से उठा लेगी वो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपनी सजेशन देंगे, आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट मिली है इस बारे में। मुझे तो ये पता चला है कि ऐसा होने वाला है, और ये ऑलमोस्ट 90% जो है ना ये डन हो गया है। अभी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन डिस्कोर्स के अंदर नहीं गई, लेकिन ये होने वाला है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।